जनाब शाहनवाज खान साहब, मंच पर बैठे हुए सम्मानित सांसद भाई सुधाकर सिंह जी, मंच पर बैठे हुए गठबंधन के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत सिंह जी और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष शेषनाथ यादव जी, मंच का संचालन कर रहे हारून अंसारी साहब, इस महफिल में उपस्थित, मंच पर उपस्थित जनाब हाजी निसार खां, जनाब हाफिज अशरफ अंसारी साहब, जनाब साहेब अंसारी, जनाब समीउल्लाह अंसारी साहब, जनाब यूसुफ अंसारी साहब, जनाब मन्नान खां, जनाब परवेज हसन साहब, जनाब सोहराब साहब, जनाब अख्तर अंसारी साहब, जनाब रियाज खां साहब, श्री जितेंद्र खरवार जी प्रखंड अध्यक्ष नुआओं, श्री सुभाष राम जी पूर्व सरपंच अखनी, जनाब शमशीर आलम सिद्दीकी, जनाब तबारक इदरीसी साहब, बहुत से और नाम हैं साथियों। क्योंकि ये चुनावी सभा है और वक्त की पाबंदी भी है, बहुत देर से आप लोग मंच से खिताब करने वाले लोगों के भाषण सुनते रहे। खास तौर से प्रत्याशी अजीत सिंह ने एक प्रत्याशी की हैसियत से बड़े सधे हुए अंदाज में अपना उद्गार आपके सामने, अपने ख्यालात आपके सामने रखने का काम किया। मैं इनके इस चीज से बहुत ही प्रभावित हूं। बहुत ही सूझबूझ से अपनी अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में, अपने क्षेत्र की विकास की चिंताओं पर जो इन्होंने प्रकाश डाला, और साथ ही साथ इनके बड़े भाई हों, क्षेत्र के सांसद हों या गार्जियन की हैसियत से हमारे साथी माननीय सुधाकर सिंह साहब जो सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जहां भेजा है आपने उनको चुन के इस क्षेत्र के नुमाइंदगी करने के लिए, उनके भी बहुत ही सारे तर्क ऐसे थे कि अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो आपको रास्ता साफ दिखाई देगा। कतारें बन चुकी हैं, कतारबंदी हो गई पूरे देश के पैमाने पर, और इस सब बंदी में आपको पहचान करना है कि आपकी कतार कौन है। एक तरफ वो लोग हैं जो आजाद मुल्क में भी अभी ये हौसला रखते हैं कि हम इसे अपनी मर्जी से चलाएंगे, संविधान की कसम खा के पद तो ग्रहण करते हैं, लेकिन पद हासिल करने के बाद संविधान के तमाम भावनाओं को दरकिनार करके मनमाना नफरत का माहौल बना करके पूरे मुल्क को इन्होंने भाई से भाई को लड़ा करके आज ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसके जद में आकर के मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में आज बदअमनी फैली हुई है। अब जरूरत इस बात की है कि आप अपनी कतार को पहचानिए और अपने सफ में खड़े हो जाइए। एक तरफ उन लोगों की कतार है जिनको झूठ बोलने में शर्म ही नहीं आती, अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले लोग
एक चीज में विश्व गुरु हो सकते हैं, इसको कंट्रोल कर लो। आप चाहोगे वहां से ट्यूनिंग करें, आवाज बढ़ा दें, घटा दें, हम बोल लेंगे आराम से, आउटकम करिए। अपने आप को विश्व गुरु एक नया पद और विश्व गुरु का सम्मान। जब देश आजाद हुआ तो लोकतंत्र की व्यवस्था में, संविधान में 3 स्तंभ बनाए गए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। एक कानून बनाएगा, एक कानून का पालन कराएगा और न्यायपालिका ये देखेगी कि कानून के मुताबिक सब कुछ चल रहा कि नहीं। लेकिन तब देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जिस तरह से बहादुर वतन परस्तों ने अपने मातृभूमि की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन भी किए और कुर्बानियां भी दी, हजारों लाखों लोग शहीद हो गए। उस दौर में आजादी के मतवालों ने हथियार उठाकर जो क्रांति की, तो उस दौर में कलम के सिपाहियों ने भी अपनी कलम की ताकत से हिंदुस्तान की जनता में एक इनकलाब की लहर पैदा करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उस असहयोग आंदोलन को महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिणाम यह हुआ कि इस मुल्क में कलम के सिपाहियों को भी सेना के सिपाहियों से बड़ा सम्मान दिया गया। संविधान में नहीं है, लेकिन देश में कहा जाता है कि मीडिया हमारी इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। 3 स्तंभ की व्यवस्था तो संविधान में है, लेकिन चौथा स्तंभ जनमानस ने मीडिया को दिया। और हमारे मीडिया के भाई, इन्होंने आज अपना जमीर बेच दिया। गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के जरिए झूठा प्रचार, सरकार में बैठे हुए लोगों के सारे कुकर्मों पे पर्दा डालो और उनकी नाकामियों को उनकी उपलब्धियां बता दो। लगातार मीडिया से झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा प्रचार, झूठा समाचार। और आज मुल्क के हालात क्या हैं? क्या हम विश्व गुरु हैं? क्या भारत का मुकाम, जो कभी सोने की चिड़िया कहा गया, इस आजाद भारत में आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद आज मुल्क के हालात क्या हैं? हमारे सामने 4 पीढ़ी बैठी हुई है। कुछ तो बिल्कुल बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं और कुछ इस समाज को चलाने वाले घर के गार्जियन हैं। और चौथी पीढ़ी भी बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है, जो बुजुर्गों की है, जिन्होंने अपना वक्त तो काट लिया और अपनी सरपरस्ती में अपने परिवार में किसी को जिम्मेदारी भी सौंप दिया। ये 4 पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं। जरा विचार करिए, हम विश्व गुरु हैं, ये झूठा नारा है या इसमें कोई हकीकत है? 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए, तब देश की जनता के सामने इसी मीडिया के जरिए से यह प्रचारित किया गया, एक मौका दीजिए इस आदमी को। अगर मोदी को मौका मिला तो आजाद भारत के तमाम चोर बेईमान लोगों ने जो अपना पैसा चोरा चोरा के भारत का ले जाके स्विस बैंक में जमा करके रखा है, उस 180 लाख करोड़ रुपए को 100 दिन के अंदर वापस लाएंगे और
देशवासियों में 15-15 लाख रुपए के हिसाब से वो बंटवा दिया। उत्तर प्रदेश में तो नहीं बटा, अब नुआव प्रखंड में अजीत भाई बंटवा दिए होंगे, सुधाकर भाई बंटवा दिए होंगे तो बात और है। अगर नहीं बंटवाए तो बैंकों में पता करिए, खाता तो खुल गया था, कहीं ऐसा तो नहीं सर्वर डाउन हो गया फंसा हुआ है, तो सांसद जी से कह करके सर्वर खुलवा लीजिए। मोदी जी ने कहा कि एक मौका दीजिए, 100 दिन के अंदर महंगाई पर नियंत्रण पालेंगे। हाई देखो ये देश में 62 रुपया लीटर पेट्रोल बिकाता, 55 रुपया लीटर डीजल बिकाता। मोदी जी के जल्दी से बना दे जा, तब 50 रुपया लीटर पेट्रोल और 40 रुपया लीटर डीजल बिकाए लगी। याद बा कि ना बा? तो हमनी के यहाँ का वहीं 100 रुपया लीटर पेट्रोल बा। अब सुधाकर भैया यहाँ 50 रुपया लीटर बिकवाओ हुआ तो खुशी का बात। हमनी के यहाँ डीजल 80 रुपया 90 रुपया लीटर बा। अब अजीत भैया यहाँ बिकवाओ हुआ 40 रुपया लीटर, तो इहो बढ़िया बात बा। अब कहबा ये कुल पुरान बात है, कर हिसाब का है के यही का तो हिसाब होला ई लोकतंत्र में। रोज के बतियावे आई तो से लोकतंत्र में, संविधान में अधिकार आपको मिला कि 5 साल के बाद इस मुल्क के नुमाइंदे कौन जाएगा लोकसभा में, कौन जाएगा विधानसभा में, ये तय करने का अधिकार देश की जनता के हाथ में मिला, वो वोट देने का अधिकार। बेटा बैठा आई रुका बेटा रुक। आई बाजार में कई गो महाजन साहू लोगन का दुकान हुई। हम गए बजरिया में कुछ देर तक जल पान कनी जा, तब देखलिया कि एगो साहू जी अपना खाता बही खोल के बैठल बना और 2 आदमी उनका आगे खड़ा बा। तो साहू जी कहत हुआ कि भाई पछिलका हिसाबवा साफ कर तब ना अगवा हिसाब चली। तब पूछली कि कैसन हिसाब होता भैया, तब पता चलल कि इनका घरे ये भैया लोग आयल हुआ, इन लोगों का घरे जब वो कोनो काम लगेला तो जा 1 लीटर तेल ले आव, 2 किलो दाल ले आव, 1 किलो चावल ले आव, माचिस साबुन जौना चीज का काम लगल। अब भैया हमने कही खाता पे लिखल जाए ना जाके है सामान है तारीख में गईल बा। और जब अब खाता बदले का समय आयल बा तो आयल बा, फिर आगे मांगत हुआ। हम कहत हैं कि नहीं, पहले पिछला हिसाबवा साफ कर दो तब अगवा मांगो। तो मेरे मतदाता भाइयों, जनता को भी समझो, ये वो महाजन है जो आपके बीच में लोग आते हैं, अब आपका वोट आपसे मांगते हैं तो कुछ वादा करके जाते हैं। और रोज जोबा कि हई कहले रहला तो ओकर कोनो मतलब ना होला। इहे जब फिर मौकवा आइल बा, यही घड़ी जोबा कि पुरनका खतवा साफ हो जाओ, आगे खाता चली तो काम बन जाए। कभी सोचिए, ऐसा चकमा दिया इन लोगों ने कि बड़ बड़ बुद्धिमान कपार ध के बैठ गए, कहलों सो कि 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों के हर साल नौकरी दे दिहल जाए। याद बा? हमनी ओरी नहीं खे मिलल, गांव का गांव हाथ उठोइला पे कहू आदमी हाथ उठाए वाला नहीं खे। हमारा के यहाँ हाथ उठावे खातिर तैयार ऊ हो जाला सो ही पूरा कमसार का बेल्टवा में कि बिहार में जो नौकरिया बटाइलो में तोहनों उनके मिलल बा, 2-4 गो हर गौवा में उठा के कहियो तो पहले बढ़ गया भैया हमनों का। उत्तर प्रदेश के लोगों ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में जब बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां मिली तो आपके खाते में जो आई पड़ोसी होने के नाते हमनों के खाता में कुछ छटक के पहुंच गई। लेकिन मोदी जी का जो 2 करोड़ वाला नौकरिया हुए,
12 वर्ष में तो अबले 24 करोड़ आदमी नौकरी पा गए तो देश में एक घर बेरोजगार रही ना गए रही। लेकिन सच्चाई ये है कि 2014 में जिन बच्चों के पास एमए बीए की डिग्री थी, डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री थी, वो बेचारे ओवर एज हो गए और उनको नौकरी नहीं मिली। आरक्षण जो होता रहा, आरक्षण खत्म का हमन का आरक्षण पे ना डेली बेजेस पे काम करावल जी। कुछ दिन डेलियो बेजेस चलल, डेली बेजेस भी खत्म। अब का करवा जा भैया, तो अब हमन का संविदा पे रखा जाए। कुछ दिन संविदा पे चलल, लगनों तो लड़का हाईकोर्ट से स्टे लेवे तो कहा सो केहू में ना। अब लिया सो आउटसोर्सिंग पे काम चलावल जाए। अंग्रेजी में नाम धरे लो सो आउटसोर्सिंग, आधा जना के बुझेबे ना करे। ओकर परिभाषा पूछब कि एकर मतलब का भइल। एकर मतलब कि एगो ठेकेदार साहब का जिम्मा दिया जाई, इहे ठेकेदार साहब अपना के यहाँ से कर्मचारी दिया, हमनी का पेमेंट ठेकेदार साहब के दिहल जाई। नौकरी अब केहू का रह नहीं खे गई। सेना के जवानों की नौकरी जो भारत मां की सीमा पर खड़ा होता है, सर पे कफन बांध के मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदानी की तैयारी के साथ, उसकी नौकरी को लोग 4 वर्ष का होकर नाम धो तो हिंदी में बढ़िया सुंदर अग्निवीर। अग्निवीर में भर्ती करिया मोदी जी। आदमी कहा कि अग्निवीर का होला, इस सरकसवा में जो कुआं मोटरसाइकिलिया चलावे लो तो युवे हो तो का अग्निवीर। परिभाषा बतलूं ना ना, इन्हन का पद का प्रतिष्ठा खातिर पद दिहल जाता। अग्निवीर में भर्ती हुई 4 बरस के लिए, 2 बरस बेचारा वहां ट्रेनिंग कैलस, अपन झोला सूटकेस लेके गई। अब तीसरा बरस चपते शुरू कर दिला कि अब तो चल ही के बाद चौथा बरस टिकट कटा देगा। न पेंशन मिली न कोनो भविष्य निधि। यही में अगर बेचारू मातृभूमि की रक्षा में अगर कहीं अपना बलिदान दे दिए तो तिरंगा झंडों में लपेटल ना दिया। यह स्थिति ला दिया। तो हिसाब होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए, बताइए कब होई, कब होई समय। बिहार की धरती पर, बिहार की धरती पर जब अंग्रेजी शासन था तब भी बिहार के किसानों ने, नौजवानों ने, गरीबों ने, कमेरों ने, मेहनत कश लोगों ने, हर जाति समाज के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुंहतोड़ बगावत की। अंग्रेज आजिज आ गया था बिहार की बगावत से। और जब अंग्रेज चला गया इस देश छोड़ के, तो बिहार के उस दौर के उन वीरों की गाथाएं आज भी स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखी हैं। जब जब संकट आया है, जब जब तानाशाही थोपे जाने का प्रयास हुआ है, बिहार ने क्रांति की मिसाल जलाई है। आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार ने ही वो क्रांति की मशाल जलाई थी, जिसके समर्थन में पूरा देश उठ के खड़ा हुआ इमरजेंसी के जमाने में। उसी दौर की पैदावार है लालू प्रसाद यादव। उसी दौर में युवा यूथ रामविलास पासवान, आज के आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जगदानंद सिंह सरीखे लोगों ने बिहार से फिर अन्याय के खिलाफ एक इनकलाब की मशाल जलाई थी। आज लालू प्रसाद यादव की वही मशाल है जो आज जिससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेचैन है। उन लोगों ने तमाम तरह की साजिश रची और लालू प्रसाद यादव के ऊपर झूठे मुकदमे, झूठे आरोप लगा के चारा का घोटाला हुआ। दूसरे राजपाट में मुख्यमंत्री दूसरा था,
लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला पकड़ा, FIR कराया और उन्हीं के मुलजिम बना के उनकर बेचारू का सजा मिट्टी पलीत कर दिया। लालू प्रसाद की कुर्बानी को भूल जाओगे बिहार के गरीबों तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरएसएस की साजिश से पूरे देश में जो समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत परोसने का प्रयास हो रहा है, ऐसा ही वातावरण बनाने का प्रयास किया गया था उस दौर में भी जो 90 का दशक है। उस दौर में मोदी नहीं, मोदी के गुरु लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेके निकले थे सारे देश को दंगे की आग में जलाने के लिए। अब पूरे देश में कोई माई का लाल उनके सामने खड़ा होने वाला नहीं था, लेकिन इसी बिहार की धरती पर इसी लालू प्रसाद यादव ने लगाम पहना करके और उस रथ को रोकने का काम किया। लाल कृष्ण आडवाणी का जो मंसूबा था उसको रौंद दिया। आज वो लालू प्रसाद यादव, उसको लोग कहते हैं चोर था। सारे चोर, सारे बेईमान, इनसे बड़ा कौन चोर है यार? ये नरेंद्र मोदी शपथ लिया तो बोला कि सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। सुधाकर भैया से पूछिया जा कि पटना का हवाई अड्डा के बेचले बड़ा, दिल्ली का हवाई अड्डा अडानी के, लखनऊ का हवाई अड्डा अडानी के, देश के अधिकांश हवाई अड्डों को बेच दिए। आदमी बुझते, अभी बुझते लिखे कि बेचता कि बढ़ावता। लाल किला जहां हमारा प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा लहराता है, इनको शर्म नहीं आती, बेहया बेगैरत लोग हैं। 50 साल के लिए डालमिया के हाथों उसको बंधक रख दिया। रेलवे स्टेशन बेचे गए, रेल बेची जा रही, LIC का शेयर बेचा जा रहा, बैंक बेचा जा रहा। अभी यही बिहार की पवित्र धरती पर 1000 एकड़ जमीन भागलपुर में 1 रुपया का पट्टा के ऊपर अडानी को पट्टा दे दिया, 1.25 लाख पेड़ कटवा दिया। कहा भैया, अरे बिहार का विकास खातिर कैली है जा, का विकास करवा जाए भैया? तब विकास ही कल जाए कि अडानी जी वो 1000 एकड़ जो जमीन पहले बना वहां बनैया थर्मल प्लांट लगा करके बिजली पैदा करी। अब बिहार में वो बिजलियां बिकाई की बेपैसा में, ना ही 6 रुपया 70 पैसा यूनिट बिकाई। एक घड़ी का रुपया यूनिट में बोला जा, एक घड़ी 5.5 रुपया यूनिट। अब बेची लोग 6 रुपया 70 पैसा यूनिट, और जमीन भी आपकी। ऐसा बेईमान तो दुनिया में नहीं हो सकता। अब का बेचबो? आसाम में 3000 बीघा जमीन आसाम की सरकार, भाजपा की सरकार ने इसी अडानी को दे दिया। ये क्या करिए भैया, ये आसाम में तो तटवर्ती राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में ही, और तमाम बॉर्डर पर सीमेंट नहीं के पहुंच पावर। ये वहां सीमेंट का कारखाना बनी है, इस सीमेंट का कारखाना बनी है, ACC सीमेंट का बेपैसा में बटी है। तो कुल सीमेंटिया मिली बाजार में 350 रुपया बोरी, और ACC सीमेंट मिली 400-500 रुपया बोरी। विकास हुई तो रोक, यहां पता करिए। अभी 1 सप्ताह के अंदर का फैसला सुनिए, 1 सप्ताह में जमीन दे दिया 3000 बीघा और 1000 एकड़। अभी LIC से पहली बार 3 अरब 33 खरब 3 खरब 33 अरब रुपया
सरकार ने निकाला है का तई थर्मल प्लांटवा बैठावे खातिर न सीमेंट फैक्ट्रिया लगावे खातिर उनके पैसा दिया। पैसा किसका है? वो पैसा देश की मेहनत कश जनता के खून पसीने की कमाई का है। जो टैक्स वसूल करके रखा गया है उसको अपने चहेते पूंजीपतियों को धिक्कार है। इनको पार्लियामेंट के हिसाब में आया 50 लाख करोड़ रुपया देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया मोदी की सरकार ने। 50 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिले बनसो। और किसी गरीब के बिजली का बिल अगर 2 महीना ना चुकता हुई ना तो तीसरा महीना सरसी पेला से लेके पहुंच के खट से काट दिया चल जाओ। एक गरीब को बसने के लिए एक बिस्सा जमीन नहीं मिल रही है।